जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सामन आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा पहला लेक्चर है इस सेशन का। आज का लेक्चर ओरिएंटेशन बेस्ड लेक्चर होगा। ओरिएंटेशन बेस्ड लेक्चर में अमूमी तौर पे हम कोई टेक्निकल कंसेप्ट सब्जेक्ट का डिस्कस नहीं करते। सिर्फ हम ये डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आई कैप की एक्सपेक्टेशन सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आई कैप इस सब्जेक्ट के ज़रिए हमसे क्या चाहता है, और फिर हम अपना प्लान शेयर करते हैं कि हम कैसे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे आई कैप की एक्सपेक्टेशन, आई कैप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, ये चीज़ें वैसे अगर आपने इससे पहले कोई भी सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा है तो उमूमी प्रोबेबली ये चीज़ें आप इनके साथ फेमिलियर होंगे। लेकिन क्लास में ज़ाहिर है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो शायद फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हों, या ऑनलाइन में हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि एक दफ़ा मैं अपना प्लान सारा उनके साथ शेयर करूँ, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। दरमियान में रुक रुक के कुछ जगहों पे मैं चेक पॉइंट लगा के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। तकरीबन 15 साल पहले मैंने सीए क्वालिफाई किया था, और फिर उसके बाद 1 साल के करीब मैंने फर्म में जॉब की। उसके बाद फिर टीचिंग प्रोफेशन को फुल टाइम बेसिस पे ज्वाइन किया। तकरीबन पिछले 14 साल से फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन में ही इंगेज हूँ। अब सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। आपने इससे पहले प्रोबेबली सब्जेक्ट पढ़ा होगा कैफ फॉर बिजनेस लॉ। अच्छा, पीआरसी में आपने काउंटिंग पढ़ी होगी। पीआरसी में जो काउंटिंग आप पढ़ते थे उसमें अमूमी तौर पे क्वेश्चंस आया करते थे सोल प्रोप्राइटर्स के, इंडिविजुअल्स के, ऐसा ही है। फिर इसके बाद शायद अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने FAR 1 पढ़ी है, कितने स्टूडेंट्स ने FAR 1 पढ़ी हुई है, जरा हाथ उठाइए। आज तकरीबन सब ने। उसमें शायद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपने किए हों जिनमें कंपनीज की काउंटिंग आप करते थे, इंडिविजुअल्स की नहीं, कंपनी की किए क्वेश्चन आपने। तो आपको अंदाजा होगा कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनकी काउंटिंग थोड़ी डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटर से, इंडिविजुअल से। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इनके ऊपर कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है जो शायद सोल प्रोप्राइटरशिप की काउंटिंग में हम नहीं रखते। यही डिफरेंस लॉ में भी है। बिजनेस लॉ में भी आपने ऐसे लॉस के बारे में स्टडी किया जो बिजनेसेस पे अप्लाई होते हैं, और कंपनी लॉ में भी आप ऐसे लॉस के बारे में स्टडी करेंगे जो बिजनेस पे ही अप्लाई होते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो बिजनेस लॉ में आपने लॉस पढ़े हैं वो उमूमी तौर पे इंडिविजुअल्स फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने बड़ी एग्जांपल स्टडी की। लेकिन कंपनी लॉ में जो आप लॉज पढ़ेंगे ये वो हैं जो कि नाम से जाहिर है कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं। प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे ना, जब प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप किसी जगह पे बैठे काम कर रहे होंगे, चाहे फर्म में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, तो आपको ज़्यादातर मोर देन 90% जिन लॉज को फेस करना पड़ेगा वो कंपनी लॉज ही होंगे। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो जिस जगह पे आप काम कर रहे होंगे या जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ही होंगी। इसीलिए कंपैरेटिवली कैफ 4 के निस्बत कैफ 7 प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा अहम होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे ना। इक्वली इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि दोनों ही पास करना ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिकली कैफ 7 ज़्यादा अहम है कैफ 4 के निस्बत। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपके जिसकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में। सब्जेक्ट लीगल है, यानी इसमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कैफ 4 में आप सीख चुके होंगे इसमें केस स्टडीज भी आई कैप टेस्ट करता है। इसका जो पेपर पैटर्न है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कैफ 4 बिजनेस लॉ का होता था, यानी 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे, केस स्टडीज होंगी। एमसीक्यूज 15 मार्क्स के होंगे, और फिर इसके बाद कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे और कुछ केस स्टडीज होंगी। ठीक है, लेकिन इसकी केस स्टडीज जो कैफ 4 बिजनेस लॉ की केस स्टडी है उससे डिफरेंट है, उससे डिफरेंट है। ठीक है, वो कैसे डिफरेंट है वो जैसे जैसे अब सब्जेक्ट चलेगा आपके साथ शेयर करूंगा।
प्री रेक्विजिट कोई नहीं है, यानी इससे पहले कोई और सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉ पढ़ने से पहले कुछ सब्जेक्ट से पहले कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा कि FR2 पढ़ने से पहले FR1 पढ़ा होना ज़रूरी है। इसके अलावा MFA से पहले CMA पढ़ा होना ज़रूरी है, लेकिन इस सब्जेक्ट से पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो कैफ में आते ही सबसे पहला सब्जेक्ट ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो पैटर्न है वो ये है कि पहले कैफ 4 पढ़ा जाता है, उसके बाद कैफ 7 पढ़ा जाता है। कोई कबाहत नहीं है, चाहे कैफ 4 पढ़ें फिर कैफ 7 पढ़े, चाहे पहले कैफ 7 पढ़े बाद में कैफ 4 पढ़े, चाहे दोनों साइमल्टेनियसली पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों की प्री रेक्विजिट्स कोई नहीं है। पासिंग परसेंटेज है इसके अप्रोक्सीमेटली 34%। ये परसेंटेज किसी एक अटैम्प्ट की नहीं है, पिछली 10-12 अटैम्प्ट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके हमने उसकी एवरेज निकाली है। अगर आप पिछली 10-12 परसेंटेज कैलकुलेट करें कैफ 4 बिजनेस लॉ की ही, तो वो परसेंटेज तकरीबन 40% के लगभग आएगी। कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ आपका 40% और 34% का। इमेजिन कीजिए कैफ 4 में बच्चा लॉ पढ़ चुका है, कैफ 7 में भी लॉ है। अमूमी तौर पे तो ऐसा ये होना चाहिए कि जब वो लॉ पढ़ चुका है, वो लॉ की ऊंच नीच को जानता है, उसे पता है लॉ का सब्जेक्ट कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो कैफ 4 में परसेंटेज जितनी है कैफ 7 में तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। ये कम क्यों हो गई है? इसकी रीज़न ये है कि इसकी केस स्टडीज़ डिफरेंट हैं कैफ 4 की केस स्टडीज से। कैफ 4 में एक सिर्फ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए ओरिएंटेशन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, ना ही मैं इस वक्त जाना चाहता हूँ। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे चलेगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कैफ 4 में तकरीबन शुरू के जो 8-9 चैप्टर हैं ना, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 9 तक फॉर एग्जांपल सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं। उनमें केस स्टडीज उठा के देख लीजिए, 8 चैप्टर्स की केस स्टडी तकरीबन एक स्टाइल की है, यानी उनमें कोई ना कोई दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं, ड्यू डेट पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और वो कहता है बताइए पार्टी ए सिचुएशन में क्या करेगी, पार्टी बी सिचुएशन में क्या करेगी, इसके राइट्स क्या हैं, इसके राइट्स क्या हैं। 8-9 चैप्टर्स की केस स्टडी इसी स्टाइल की होती हैं। फिर इसके बाद पार्टनरशिप का टॉपिक आता है, उसकी केस स्टडीज 3 चैप्टर्स हैं, उसकी केस स्टडीज एक ही तरह की है, पार्टनरशिप है, उनमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, कभी दो पार्टनर्स का आपस में प्रॉब्लम होता है, कभी थर्ड पार्टी आ जाती है, ये इसी तरह की केस स्टडी होती है। कभी दो पार्टनर्स का आपस की प्रॉब्लम होगी, कभी थर्ड पार्टी होगी, ठीक है। इसी तरह निगोशिएबल और फिर बाकी के चैप्टर की केस स्टडी है नहीं, यानी उसमें केस स्टडी ज़रूर है कैफ 4 में, लेकिन उसमें अगर आप टाइप्स ऑफ केस स्टडी देखें ना तो वो शायद ब्रॉड लेवल पे वो आपको 4-5 तरह की केस स्टडीज मिलती हैं। ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूँ, डिटेल में तो जाहिर है हर कंसेप्ट की अलग केस स्टडी बन सकती है, ब्रॉड लेवल पे। कैफ 7 में हर चैप्टर की केस स्टडी अलग है। इसमें चैप्टर इवन 1 की केस स्टडी चैप्टर 2 की केस स्टडी से डिफरेंट है, 2 की केस स्टडी 3 से डिफरेंट है, 3 की 4 से डिफरेंट है। तो इसीलिए इसमें केस स्टडी कंपैरेटिवली कैफ 4 की केस स्टडी की निस्बत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल ऐसा नहीं है कि जी उसमें कुछ एनालिसिस ज़्यादा डिटेल में करना है आपने, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो केस स्टडी के अंदर गिवन होती है। फ़र्क सिर्फ ये है इसमें टाइप्स ऑफ केस स्टडी या वेरिएशन ऑफ केस स्टडी ज़्यादा होती है, ठीक है। और आप थोड़ा, और मैं पर्सनली इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि अच्छा है ऐसा होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये चूँकि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपने प्रैक्टिस में ज़्यादातर इस लॉ को फेस करना है, इसलिए इसके ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा होना ये भी बेहतर है। और शायद ICAP भी यही चाह रहा है कि कैफ 4 पे चलो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, काम चल जाएगा, इसलिए शायद सिंपल केस स्टडी सेट करता है। लेकिन कैफ 7 में केस स्टडी का टेस्टिंग लेवल कंपैरेटिवली हाई है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपको कैफ 7 में केस स्टडी की ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 15% के करीब केस स्टडी है, 40% के करीब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और 45% के करीब केस स्टडीज होंगी। यानी केस स्टडीज के बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होंगे, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम होंगे। इसका मतलब है अगर आप सारी किताब का रट्टा भी लगा लें, आप तब तक पेपर पास नहीं कर सकते जब तक केस स्टडी की भी प्रैक्टिस ना करें। सब्जेक्ट टू चेंज ICAP बाय ICAP का मतलब यह है कि इसमें ऊंच नीच हो सकती है, हो सकता है मैं भी कभी ICAP इजी पेपर अगर सेट करना चाहे तो, चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन इजी होते हैं, केस स्टडी थोड़ी सी मुश्किल होती है। जब ICAP पेपर को इजी करना चाहता है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन की एक्सटेंट बढ़ा देता है। हो सकता है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन 40 की बजाय वो 50-55 के चेक कर ले,
केस स्टडी की परसेंटेज कम कर दे, लेकिन कमोबेश ये परसेंटेज चलती है आई कैप की। चेक पॉइंट, यहाँ तक हमने क्या सीखा? यहाँ तक हमने ये सीखा कि कैप 7 कंपनी लॉ से रिलेट करता है, कंपनी से रिलेटेड। कैप 4 की निस्बत इसमें वेरिएशन इन केस स्टडी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसका जो पेपर पैटर्न होगा वो कैप 4 ही की तरह है। 3 तरह के क्वेश्चन, MCQs, रिप्रोडक्शन, केस स्टडी। यहाँ तक बात समझ आई जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, पहला चेक पॉइंट। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। रीजंस ऑफ फेलियर, सिर्फ चूंकि ओरिएंटेशन क्लास है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, सिर्फ जो अहम वाली है, बाकी आप पढ़ेंगे आपको समझ आती जाएगी। माशाल्लाह प्रोफेशनल स्टूडेंट है आप, कोई बात लिखी हो आपको समझ आ जाती है। अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है अगर उसने समझना हो तो, ना समझना हो तो फिर जो मर्जी कर ले, समझ नहीं आती बात की। तो ये लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़ के जो लिखा हुआ है इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। जिन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करवाना चाहता हूँ वो है, पहली चीज़ लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस लाइक अकाउंटिंग पेपर पर्टिकुलरली केस स्टडीज़। क्या कहना चाह रहा है भला, क्या समझ आती है, क्या कहना चाह रहा है? अकाउंटिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, केस स्टडी और थ्योरी में कम, क्योंकि अकाउंटिंग के स्टूडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड लॉयर थोड़ी बनने जा रहे हैं सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग ही सीखनी है हमने। हाँ सीखनी अकाउंटिंग है, प्रैक्टिस में ज़्यादा काम वही आएगी, लेकिन क्या करें, आई कैप ने पेपर रखा हुआ है कंपनी लॉ का भी, तो अगर अकाउंटिंग के सारे पेपर पास कर भी लेंगे, अगर लॉ का, कंपनी लॉ का पेपर पास नहीं होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। तो जब पेपर पास करना ज़रूरी है तो फिर आई कैप जो चीज़ें कह रहा है वो करना भी ज़रूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है हमने। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी केस स्टडी की। जैसे मैंने आपको बताया कैप 4 की निस्बत ये केस स्टडी पासिंग परसेंटेज बता रही है, और पासिंग परसेंटेज के अलावा भी जो हर क्वेश्चन के कमेंट्स होते हैं आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स, वो भी ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस केस स्टडी में थोड़ी वीक होती है, और इसकी वजह एक ही है। देखें, एक टिपिकल केस स्टडी का क्वेश्चन, लॉ की केस स्टडी उठा लें और एक काउंटिंग का मॉडरेट क्वेश्चन उठा लें, लॉ की मॉडरेट केस स्टडी, काउंटिंग का मॉडरेट क्वेश्चन किसी टॉपिक का, ठीक है। अब मैं चूंकि मैंने दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मैंने भी आखिर जब स्टूडेंट था तो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वैल्यूएशन, मेरी वैल्यूएशन के मुताबिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होता है अटैम्प्ट करना। आपको शायद इसका एहसास नहीं होता होगा, आपको अकाउंटिंग का क्वेश्चन ईजी लगता होगा, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि आपने उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई है। जैसे बाज़ औक़ात आप बाइक चलाते हैं, अब यहाँ ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग में ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, ज़्यादा चीज़ें कंपैरेटिवली बाइक की निस्बत आपको देखना पड़ती है। लेकिन आप जब एक चीज़ को बार बार करते हैं ना, अगर आप ड्राइविंग ज़्यादा करेंगे तो आपको ड्राइविंग ईजी लगना शुरू हो जाएगी। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है हमें पता भी नहीं चलता, जैसे आप भी शायद घर जाने के लिए बाइक पे घर जा रहे होंगे या घर से कॉलेज जाते होंगे, तो पता भी नहीं, सोचते सोचते इंसान पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता कि कैसे किस तरीके से उसने कहाँ से मोटरसाइकिल को गुजारी, कहाँ पे ब्रेक लगाई है, कहाँ पे स्पीड ज़्यादा की है, वगैरह वगैरह। सब कुछ सब कॉन्शियसली चल रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि ये एक्टिविटी तो मैंने सोचे समझे बगैर ही कर लिया है, वो कर करके आसान हो चुकी होती है। उसी तरीके से काउंटिंग के क्वेश्चन कर करके आपके लिए आसान हो चुके होते हैं, आपको आसान लग रहा होगा। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर एनालिसिस करें तो मेरा व्यू ये है कि मॉडरेट केस स्टडी ऑफ लॉ ये और मॉडरेट क्वेश्चन ऑफ काउंटिंग, इनमें काउंटिंग का क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को बाय नेचर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पसंद होते हैं, प्रैक्टिस कर करके वो उनको आसान लग रहा होता है, और बाकी के सब्जेक्ट्स थोड़े मुश्किल लग रहे होते हैं। आपको बहुत से स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सर काउंटिंग का पेपर पास हो रहे हैं, थ्योरेटिकल पेपर पास नहीं हो रहे। उसकी एक बड़ी रीज़न, जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे आपको अंदाज़ा होगा, हर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, अक्सर स्टूडेंट की, कि वो उसको ड्यू टाइम नहीं देते। वो समझ रहे होते हैं कि इसको सिर्फ आधा घंटा देंगे तो इसको तैयार हो जाना चाहिए, आधे घंटे में तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको इसका ड्यू टाइम दे। इसको ड्यू टाइम कितना देना है, देखें 2 घंटे डेली दे दीजिए, 2 घंटे डेली कंपनी लॉ को दे दीजिए लेक्चर टाइम के अलावा, इंशाल्लाह आपका ये पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने कोशिश की है, प्लान करें इसको हर आई कैप जिस तरीके से जिस लेवल पे जाके जिस तरह की केस स्टडी पूछ रहा है, हमने इसका एनालिसिस किया हुआ है और कोशिश की है कि आपको हर तरह से तैयार करके भेजें आई कैप में अटैम्प्ट कर देने के लिए। आपने भी कोशिश करनी है कि रिटन होम असाइनमेंट्स जो आपको दी जा रही हैं या इसके अलावा जो भी डिफरेंट रिसोर्सेज दिए जाएंगे,
आपने रोज़ के रोज़ उनको अटेम्प्ट करना है, रोज़ का रोज़ पढ़ना है, ठीक है। ये जैसे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है ना, एफएससी, बीकॉम, बीए वगैरह, जिसमें आखिरी महीने में भी तैयारी करके फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, वैसी अप्रोच यहाँ सीए में हरगिज़ नहीं चलती। सीए में वो बच्चा पास होता है जो पहले दिन से मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। जो पहले दिन से इस सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ेगा उसके पास होने का चांस ज़्यादा है। जो आखिरी महीने 12 घंटे भी पढ़ ले उसके पास होने का चांस कम होता है। जैसे मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ, एक एवरेज पर्सन जो है, अब मेडिकल के स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन शायद आप इसको आंसर दे सकेंगे, एक एवरेज पर्सन एक दिन में 3 दफ़ा खाना खाता है, अगर सुबह दोपहर शाम, इसकी ये ज़्यादा हेल्दी होगा या एक दूसरा पर्सन जो कि तीनों टाइम के बराबर खाना रात को खा लेता है? बताइए। 3 टाइम वाला, एग्जैक्टली। अच्छा, यानी जो तीनों टाइम 3 टाइम जितना खाना खाता है वो हेल्दी होगा। अच्छा, तो इसमें हाँ, इसी तरीके से याद रखिए, हमारे माइंड को रिटेन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसीलिए हमेशा पार्ट्स में स्टडी करना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय ये कि आप एक ही सीटिंग में सब कुछ कर रहे हों। तो डेली जो आपने पढ़ना है, वीकेंड पे ये कोशिश नहीं करनी कि सारे का सारा पूरे हफ्ते का काम वीकेंड पे कर ले, नहीं होगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और जो आपको ख़ास तौर पे फेस करना पड़ेगी इस सब्जेक्ट में, ये अब जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत अहम है क्योंकि स्टूडेंट बार बार इसको पूछते हैं कि अकाउंटिंग में और लॉ के पेपर में एक बड़ा फ़र्क आपके सामने रख रहा हूँ। अकाउंटिंग का जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, उसके बाद जब आप सोल्यूशन देखते हैं, आपकी एक एक फिगर मैच हो रही होती है, हर इनकम, हर एक्सपेंस, हर एसेट्स, हर लाइबिलिटी। जो फिगर मैच नहीं होती ना, वो 500 के बजाय 450 भी आंसर आ रहा हो ना, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, ऐसा ही है। और जब आप इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको वो गलती मिल भी जाती है, इसी तरीके से होता है। तो इससे प्रैक्टिस कर करके आप आगे आ जाइए बच्चे, आगे जगह है या पीछे जगह बनवा दीजिए भाई, थोड़ी सी जगह दे दीजिए उनके लिए, थोड़ा जगह। तो प्रैक्टिस कर कर के आपको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है कि आपने जो आंसर लिखा है वो पीछे जो सॉल्यूशन है उसके साथ एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती है, और अकाउंटिंग में ऐसा ही होता है, वो कहीं ना कहीं गलती निकल भी आती है। बैलेंस शीट दोनों साइड्स एग्जैक्ट मैच करेंगी तो फिर ठीक है, मैच नहीं करेंगी तो बैलेंस शीट आउट है, गलती। तो ये साइकोलॉजिकली आपके जहन में ये बात बैठ चुकी होती है कि आंसर का मैच करना ज़रूरी है काउंटिंग कर करके। लेकिन जितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, कैफ 7 की हम बात करें, इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ये असूल नहीं लगता। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्योंकि नंबर्स का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, वर्ड्स का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे कोई एक फॉर एग्जांपल सेंटेंस है बोलूँ, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, तो हो सकता है क्लास में 5-6 वेरिएंट्स उस सेंटेंस के आ जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंग्लिश में एक लफ्ज़ के लिए डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट नाउन्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, कोई एक्टिव वॉइस बनाएगा, कोई पैसिव वॉइस बनाएगा, कोई डायरेक्ट बनाएगा, कोई इनडायरेक्ट बनाएगा। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि डिफरेंट आंसर गलत हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है बच्चे की वोकैबुलरी क्या है, बच्चे का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, नॉलेज क्या है। इसी तरीके से जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, ख़ासतौर पे कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ, कैफ 7, इसमें एक प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन चूंकि बच्चे प्रॉब्लम समझते हैं इसलिए मैं इसके लिए प्रॉब्लम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी कि आप जब आंसर लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो, और ख़ास तौर पे जब केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपका आंसर कंफर्म है, सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं करेगा, डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट होगा तो चूंकि काउंटिंग में कर करके ज़हन में ये कंसेप्ट बैठ चुका होता है कि आंसर एग्जैक्ट फिगर मैच होनी चाहिए वरना आंसर गलत होगा। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट लेके आते हैं बच्चे कि जब आंसर डिफरेंट है तो उसका हमारा आंसर गलत है। वो बच्चे अच्छे स्टूडेंट भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि सर बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा सब्जेक्ट। समझ क्यों नहीं आ रहा? केस स्टडी सर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? सर मैच नहीं हो रही।
जब क्वेश्चन को सामने रख के देखें तो अल्फाज फ़र्क होते हैं लेकिन कंसेप्ट वही होता है। तो मुझे बताइए कि क्या अगर अल्फाज डिफरेंट हो लेकिन कंसेप्ट सेम हो तो आंसर गलत हो जाएगा क्या? गलत नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये तो हमारी अपनी जजमेंट है ना। हमने कहा नहीं, हम अपनी जजमेंट नहीं लगाते, हम आई कैप से पूछते हैं। हमने आई कैप से पूछा, आई कैप ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो जब बुक पब्लिश होगी तो उसमें लिंक भी दिया गया होगा, आप लिंक पे जाके खुद भी देख सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर गालबन जब आप आई कैप की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे एक टैब आता है स्टूडेंट के टैब पे क्लिक करें तो उसके आगे नीचे आता है FAQs के ऊपर क्लिक करें, PDF की डॉक्यूमेंट खुलती है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है कि क्या अगर आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की वर्डिंग हम एग्जैक्ट यूज़ ना करें तो क्या हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे? इसके जवाब में आई कैप ने लिखा हुआ है कि अल्टरनेट वर्ड भी अगर आप यूज़ करते हैं ना, अगर वो सेम है, मीनिंग सेम है, तो वो करेक्ट मार्क होंगे, उनके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और पूरी दुनिया में ये असूल है, प्रोफेशनल लेवल पे आपको रट्टे का मास्टर, मेमोरी का मास्टर नहीं बनाया जाता, कंसेप्ट का मास्टर बनाया जाता है। इसीलिए हाँ, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका एज इट इज़ यूज़ होना ज़रूरी है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, उनका एज इट इज़ यूज़ होना ज़रूरी है। बाकी जो है आप सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। या जिसे मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे कोई डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो डेफिनेशंस आपको पता है, वो जो उसने डेफिनेशन में अल्फाज लिखे हुए हैं वो हमारे लिए उन्हीं अल्फाज को याद करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो बाकी के कंसेप्ट है, ख़ास तौर पे केस स्टडी, ख़ास तौर पे केस स्टडी, उसमें आपके कभी भी अल्फाज सेम नहीं होंगे। तो याद रखें, अल्फाज सेम नहीं है, इससे आपने इस नतीजे पे नहीं पहुंचना कि आपका आंसर गलत है। अच्छा, मे भी गलत हो, मे भी सही हो, ये कैसे पता चलेगा? ये कंसेप्ट से पता चलेगा। तो आपने जब कभी आपका आंसर डिफरेंट हो, आपने देखना है कंसेप्ट क्या है, क्या जो कंसेप्ट कह रहा है आपके आंसर में भी वही चीज़ है। अगर वही चीज़ है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप कंपेयर करने के काबिल होंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि काउंटिंग के क्वेश्चंस में और हमारे लॉ के क्वेश्चंस में ये फ़र्क है, ये स्टूडेंट्स के जहन में प्रॉब्लम आती है। अभी इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पहले लेक्चर में इसको रिस्पॉन्ड कर दूं। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, नॉट प्रिपेयरिंग न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं, जो पुराने नेचुरल है ना, जो टॉपिक आप आज पढ़ेंगे ना, उसको तैयार करने के लिए आपके पास 5 महीने हैं। लेकिन जो टॉपिक आप आखिरी महीने में पढ़ेंगे उसको तैयार करने के लिए आपके पास 2 महीने हैं। तो आपका आखिरी वाला टॉपिक वीक होता है और शुरू वाले टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने इस चीज़ के ऊपर काबू पाना है, इसको इक्वलाइज करने की कोशिश करनी है। रोज़ का काम रोज़ करेंगे ना, तो जब आप आखिरी महीने में पहुंचेंगे उस वक्त शुरू के टॉपिक्स रिवाइज करने की आपको टेंशन नहीं होगी। उन टॉपिक्स के ऊपर आपने ज़्यादा अहमियत देनी है। और याद रखिएगा, आपको नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द सेशन कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा, आपको नहीं पता इस सब्जेक्ट में। क्या पता है? पहली क्लास है, नहीं पता ना। आई कैप को इस चीज़ का पता है। आई कैप को इस चीज़ का कैसे पता है? गैस कीजिए, आई कैप को इस चीज़ का कैसे पता है? आपके सीनियर्स ने जो अटेम्प्ट्स दी हैं उनकी परफॉर्मेंस से। आई कैप आपकी सोच से ज़्यादा डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है, उसको पता है कि अमूमी तौर पे स्टूडेंट किस किस टॉपिक को तैयार करते हैं, किस किस टॉपिक को छोड़ते हैं। इस चैप्टर में कौन से वाला क्वेश्चन, किस कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछूं तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस 70% होती है, किस कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछूं तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस 20% होती है। और गेस कीजिए कि आई कैप आपको इजी क्वेश्चन ज़्यादा देगा या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा, मॉडरेट नहीं देगा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा देगा। और उसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ही देने चाहिए, डिफ़िकल्ट ही देने चाहिए। देखें, मैं प्रोफेशनल हूँ, आपको ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करूँगा। मैं कोई मतलब झूठ नहीं बोलने की, आपको शायद बुरा लग रहा हो, लेकिन देखें, अगर क्लर्क प्रोड्यूस करने होते ना तो हम कहते हैं भाई सीए छोड़ो बीए कर लो, बहुत आसान है, कंफर्म हो जाएगा। आखिरी महीना पढ़ना है, 11 महीने याशी करो,
ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। आप तैयार कोई क्लर्क बनने के लिए नहीं हो रहे, आपको तैयार किया जा रहा है किसी कंपनी में CFO की पोजीशन के लिए, CEO की पोजीशन के लिए, डायरेक्टर की पोजीशन के लिए, जिसके पास इतना नॉलेज हो कि शायद कंपनी के अंदर, उस कंपनी के अंदर जहाँ पे वो काम कर रहा है, दूसरे लोगों के पास इतना नॉलेज ना हो। तो आपको उस लेवल तक पहुँचाना है। यानी आप लोगों को रूटीन सिचुएशंस को हैंडल करने के काबिल नहीं बनाना। रूटीन नेचर को तो ऑर्डिनरी पर्सन भी हैंडल कर लेगा। आपको ICAP ने इस काबिल बनाना है, और प्रैक्टिस में भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इस काबिल हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल आप उसी वक्त होंगे जब आपकी तैयारी ही उस लेवल पे हुई होगी। ठीक है, इसीलिए ICAP आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा, ये जहन में रखिएगा। मे भी कभी कभार इजी क्वेश्चन दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमूमी क्वेश्चन ICAP का डिफ़िकल्ट होगा, और आपने जो हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की तैयारी करनी है वो डिफ़िकल्ट लेवल पे करनी है। इजी क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छी बात, ना भी आए तो आपने उसको हैंडल करने के काबिल होना है। तो इसी तरह जो न्यू टॉपिक्स होंगे, आपने अब मैंने आपको बताया था ICAP स्टैटिस्टिक मेंटेन कर रहा होता है, तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि जो टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो ना, तो आपने सोचना ये मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ना, तो मेरे सीनियर को भी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, सीनियर को डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो ICAP को पता होगा ये डिफिकल्ट टॉपिक होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, उसको मार्क करके उसको खास तौर पे आपने कवर करना है। अब चूंकि साल से ICAP भी स्टैटिस्टिक मेंटेन कर रहा है, और अगर कोई टीचर साल से इस प्रोफेशन में मौजूद है, तो वो ICAP के लेवल के स्टैटिस्टिक्स तो शायद मेंटेन ना कर रहा हो, लेकिन एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत उसको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ICAP किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह तैयारी जो है उसके मुताबिक ही करवाई जाएगी, परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ICAP अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना रहा है, तो आपके इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है इस काबिल हो कि आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करवा सकें। फ़र्क सिर्फ यह है कि आपको इस तैयार होना चाहिए, यानी आपके लिए जो डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, वो एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे आपने बैठना है वहाँ पे आपका काम ही यही होगा डिफ़िकल्ट चीज़ों को हैंडल करना। तो टॉपिक्स जो हैं आपने बैलेंस करके चलने हैं। जो एंड वाले टॉपिक्स होंगे उनमें अमूमी तौर पे रिस्क होता है, आप खुद कंपेयर कर लीजिए। आप, मुझे नहीं पता आपने पिछले अटेम्प्ट में कौन कौन से पेपर दिए हैं, लेकिन जितने भी पेपर दिए हैं ना, आप खुद से एक दफ़ा सोचें आपको कौन कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता था। जो टॉपिक मुश्किल लगते थे उसकी लिस्ट बना लें, उनमें से ज़्यादा टॉपिक्स एंड वाले होंगे। उसमें रीज़न टॉपिक की नहीं है, रीज़न टीचर की भी नहीं है, रीज़न आपकी भी नहीं है, रीज़न क्या है, टाइमिंग की है। और उस वक्त अगर आपके शुरू के टॉपिक्स पेंडिंग होते हुए ना, फिर आप एंड वाले टॉपिक्स कभी भी सही तैयार नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर शुरू के टॉपिक्स आपने ठीक किए हुए, एंड वाले टॉपिक्स भी अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे। इसीलिए कोशिश करनी है रोज़ का काम आप रोज़ करें, ताकि एंड में जाके आप पैनिक ना हो, बल्कि एंड में जाके रिलैक्स हो। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ा। जैसे अगर आप देखें तो इस दफ़ा अमूमी तौर पे सेशन जो है वो लेट स्टार्ट होता है, इस दफ़ा सेशन जल्दी स्टार्ट कर लिया है। आपको इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही होगी, रमज़ान का महीना है, अगर एंड हफ्ता बाद में स्टार्ट कर लेते क्या प्रॉब्लम थी, कुछ रोज़े आसानी से गुजर जाते। लेकिन ये आपको इसका फ़ायदा, नुकसान अभी महसूस हो रहा होगा इसका, लेकिन इसका फ़ायदा आपको महसूस होगा आखिरी महीने में जाके। आखिरी महीने में जब आपका एक हफ़्ता सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप निस्बतन रिलैक्स होंगे, उस तक आपको एहसास होगा कि ये शुरू वाला हफ्ते वाला डिसीजन जो था ये अच्छा था। ठीक है, क्योंकि वरना आप एक हफ़्ता ज़ाया ही करते। यहाँ पे चलें कुछ ना कुछ हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहरहाल आगे चलते हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। ये कैफ 4 में भी मैं ये हाईलाइट करवाया करता हूँ, और कैफ 7 में भी हाईलाइट करवाया करता हूँ। असल में मैं चूँकि मेरे सब्जेक्ट ही तकरीबन सारे थ्योरेटिकल हैं, तो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है कि स्टूडेंट का माइंडसेट थ्योरेटिकल पेपर में क्या होता है, और फिर थोड़ा सा मैंने इसको गौर किया तो मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि ये क्यों ऐसे होता है। जैसे मैंने बताया, काउंटिंग कर करके रिकॉर्डिंग वाले टीचर भी हमारे माशाल्लाह वो असाइनमेंट देते हैं, तो वो इतनी असाइनमेंट देते हैं कि बच्चा एक्सपर्ट हो ही जाता है काउंटिंग में, बाकी सब्जेक्ट में हो या ना हो। काउंटिंग के क्वेश्चंस को अगर आप देखें, उनमें क्वेश्चन की शक्ल देख के आप रिक्वायरमेंट को बता सकते हैं।
जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर उसने ट्रायल बैलेंस दे दिया, नीचे कुछ उसने एडजस्टमेंट दे दी, तो मैं मोर देन 90% श्योर हूँ कि रिक्वायरमेंट में वो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह मांगेगा। ऐसा ही है क्वेश्चन के अंदर, मुझे पता है रेक्टिफिकेशन, जब जब वो स्टेटमेंट बता रहा होता है और उसमें कहता है ये करना था, ये कर दिया, ये करना था, ये कर दिया, तो मैं मोर देन 90% श्योर हूँ रिक्वायरमेंट में कहेगा रेक्टिफाइंग एंट्री पास कीजिए। ठीक है, ऐसे ही है, जब वो मुझे बैलेंस शीट दे देगा, इनकम स्टेटमेंट दे देगा, कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन देगा, तो मैं मोर देन 90% श्योर हूँ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाएगा। अमूमी तौर पे ऐसे ही होता है, यानी कि आप स्टेटमेंट देने लगा हूं, मैं चूंकि अकाउंटिंग मुझे साल हो गया है, आपने मुझे बताना है, ये मैं आपको बता नहीं रहा बल्कि आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा होता है कि अकाउंटिंग के क्वेश्चन में अमूमी तौर पे, देखिए इक्का दुक्का क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं, उनको साइड पे रख के पूछ रहा हूं, अमूमी तौर पे क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन किसी एक टॉपिक के अंदर मिलती जुलती होती है और उसकी रिक्वायरमेंट भी सेम होती है। ऐसे ही, यानी आप क्वेश्चन की शक्ल को देख के अंदाजा लगा, रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले ही आपको अंदाजा लग जाता है कि रिक्वायरमेंट क्या होगी। हाँ शाबाश, यही चीज आप थ्योरेटिकल पेपर में लेके आते हैं। हालांकि थ्योरेटिकल पेपर में याद रखिए सेम फैक्ट्स ऑफ द केस कई चैप्टर्स में वो टेस्ट कर सकता है, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ के अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या रिक्वायर कर रहा होगा, क्या रिक्वायर कर रहा होगा। एक रिसर्च थी, रिसर्च जैसे वो आपने बाज़ औक़ात तो सुना होगा ना कि कुछ अगर गलत भी लिखा हो ना, स्पेलिंग कभी गलत भी हो, तो जल्दी में रवानी में पढ़ते पढ़ते आप उसको ठीक पढ़ते हैं, तो उसने लिखा था आप वो नहीं पढ़ते जो लिखा होता है, आप वो पढ़ते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लिखा होगा। इसीलिए लॉ की केस स्टडी के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसने एक लफ्ज़ को चेंज करके केस स्टडी को चेंज कर दिया होता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अमूमी तौर पे इस तरह की केस स्टडी होती थी तो ये रिक्वायर करता था, और उसी के मुताबिक आंसर कर देते हैं। लॉ के पेपर के अंदर याद रखें, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा टास्क होगा। रिक्वायरमेंट को आपने हमेशा अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है जी, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, ये तो आपको पता ही है। आई कैप सिलेक्टिव, आई कैप की आपको पता है दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज, एक रूल याद रखिएगा, जहां कहीं क्वेश्चन में चॉइस होगी ना, जहां कहीं क्वेश्चन में चॉइस होगी वहां पे सिलेक्टिव स्टडी होगी। चॉइस दी ही इसलिए जाती है कि जिन स्टूडेंट ने सिलेक्टिव स्टडी किया है वो भी पास हो जाए। ठीक है, लेकिन आई कैप के किसी पेपर में आपको चॉइस नहीं मिलेगी, ऐसा ही है। हाँ, अभी तक नहीं मिली ना, आइंदा भी नहीं मिलेगी। और इसका मतलब सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन में चॉइस आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब क्या, आई कैप आपसे सिलेक्टिव स्टडी नहीं करवाना चाहता, आपने करनी भी नहीं है। एक चैप्टर भी छोड़ेंगे ना, एक चैप्टर भी छोड़ेंगे, आई कैप के पेपर में क्वेश्चंस आपका स्किप होगा। बल्कि रैंडमली आई कैप पता है क्या करता है, अभी उसने कैप 7 में भी इस तरीके से किया। एक छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर जिसमें क्वेश्चन आया करता था डेली, मतलब हर अटेम्प्ट में आया करता था, लेकिन उसमें से उसने डबल मार्क्स के साथ क्वेश्चन पूछ लिया, तकरीबन 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए एक छोटे चैप्टर में। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि अगर किसी स्टूडेंट ने उस चैप्टर की सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर उस चैप्टर को छोड़ा हुआ ना, तो 18 से 20 नंबर का पेपर उसका छोड़ जाए, उसके लिए पास होना मुश्किल हो जाए। आई कैप ऐसा करेगा, हो सकता है किसी चैप्टर को आप बिल्कुल गैर अहम समझ के छोड़ दें कि सर इसमें से पिछली दफ़ा क्वेश्चन आया था, इस दफ़ा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, और आई कैप उसमें से पिछली दफ़ा अगर उसने 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, इस दफ़ा वो 13 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा आई कैप करता रहा है और करेगा, हर दफ़ा नहीं करता, लेकिन एक दो अटेम्प्ट्स के बाद इस तरह का काम ज़रूर करता है। पर्पज़ सिर्फ एक होता है, सिलेक्टिव स्टडीज़ को डिस्करेज करना। तो आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, एब्सेंटीज़म नहीं होना चाहिए, छुट्टी नहीं करनी आपने, क्योंकि सीए का हर सब्जेक्ट जो बड़ा क्विकली मूव करता है, एक दिन छुट्टी करेंगे उसका इफेक्ट अगले 2-3 दिन तक रहता है। आपको कुछ ना कुछ ऐसे केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करते हुए प्रॉब्लम होती है। मोबाइल फ़ोन को क्लास में इस्तेमाल नहीं करना, ये कैफ लेवल में भी मैं आपको समझा चुका हूँ, कैफ 4 पे, कैफ 7 में भी बता रहा हूँ। मोबाइल आपका सबसे बड़ा सीए का दुश्मन है, सीए का दुश्मन है। ठीक है, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान, ठीक है, अगर फ़ायदे बताने हो ना
आप भी लंबी सी लिस्ट बना लेंगे, मैं भी लंबी सी लिस्ट बना लूँगा, मोबाइल के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अहम चीज़ ये नहीं है उससे क्या फ़ायदा लिया जा सकता है, अहम चीज़ ये है आप उससे क्या फ़ायदा लेते हैं। पिछले जितने साल से आपके पास मोबाइल है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लिस्ट बना लीजिए आपको इससे फ़ायदा कितना हुआ, इससे नुकसान कितना हुआ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके लिए यूज़फुल चीज़ है या नहीं है। तो मोबाइल को कोशिश करनी है कि आपने वैसे तो अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी इसके बगैर भी गुजर सकती है, ठीक है। मैं पता अपने डेली लाइफ में मोबाइल का इस्तेमाल मैंने मिनिमम किया हुआ है। शुरू में जो हमारे दोस्त होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में वो भी आदी हो जाते हैं कि ठीक है, इसको जब भी मैसेज करें, कॉल करें ना, इसने जवाब नहीं देना होता फौरी तौर वो फिर माइंड शुरू में माइंड करते हैं, फिर माइंड नहीं करते बारह। तो लेकिन ख़ास तौर पे देखें, नहीं अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहे ना निकालें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन क्लास के अंदर ख़ास तौर पे आपने मोबाइल को इस्तेमाल करना दूर की बात है, इसको देखना भी नहीं है। मोबाइल हमेशा ऑफ होना चाहिए और आपके बैग में होना चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए, साइड पे भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद वीकली टेस्ट आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, चाहे तैयारी हो चाहे ना हो, वीकली टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। बाकी चीज़ें रूटीन किया, डेली 2 घंटे पढ़ना है, होम असाइनमेंट डेली करनी है, वीकली रिटन टेस्ट, संडेज को रिवाइज करना है। चेक पॉइंट यहाँ पे रुक के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी पूछ। जी मेरे भाई पूछ ले। नॉट मुझे इतनी की इंग्लिश आती है मेरे भाई। जो 2 घंटे मैंने आपसे कहा है उसमें लेक्चर का टाइम शामिल नहीं है, लेक्चर का टाइम शामिल नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं फिजिकल स्टूडेंट्स और एक होते हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। फिजिकल स्टूडेंट्स और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का देखिए, ये डिसीजन के किसने फिजिकली स्टडी करना है, किसने ऑनलाइन स्टूडेंट करना है, स्टूडेंट का अपना डिसीजन है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप फिजिकल के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिकल सिस्टम से किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो ऑनलाइन सिस्टम से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपने डेली बेसिस पे आना है, पंक्चुअल रहना है, क्योंकि आप लोग क्लास मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते फिजिकल स्टूडेंट। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी डेली लेक्चर लेना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास फिर भी ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी वजह से किसी एक दिन वो लेक्चर नहीं ले सके तो वो लेक्चर वो अगले दिन ले सकते हैं। फिजिकल वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर एक लेक्चर आपका स्किप हो गया तो आप दोबारा बैकवर्ड जाके वो लेक्चर नहीं ले सकते, वो लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। आपको कुछ अल्टरनेटिव्स यूज़ करना पड़ेगा, किसी दोस्त से पूछना पड़ेगा या खुद रीड करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो आप कोशिश कीजिए कि छुट्टी हरगिज़ ना कीजिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगियों में हमेशा चलती रहती हैं, कभी तबीयत ख़राब हो गई, सर दर्द हो गया, फ्लू हो गया वगैरह वगैरह। कोशिश करनी है आपने कि जहाँ तक हो सके छुट्टी ना कीजिए। फिर इसके बाद क्लास में अटेंटिव रहना है, दूसरों के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछते रहिए। जैसे मैं रेगुलर लेक्चर में भी दरमियान में चेक पॉइंट लगा के आप लोगों से क्वेश्चन पूछता रहूँगा। आपने कोशिश करनी है जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है उसको ज़रूर पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए। जितना ज़्यादा पूछेंगे उतना ज़्यादा आप सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। वीकली टेस्ट हो गया, हॉस्टल और मेट्स केयरफुली सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आप कोशिश कीजिए ऐसे दोस्तों को सेलेक्ट करना है आपने जो कि पढ़ने वाले हों। ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो दुनिया के हैं वो ये कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं लोगों की तरह सोचना भी शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली उन्हीं लोगों की तरह बन भी जाते हैं। तो कोशिश करनी है आपने कि अच्छे दोस्तों के साथ रहें जो पढ़ने वाले हों, और प्रोबेबली अगर सीए प्रोफेशन के ही हों तो अच्छा है, सीए प्रोफेशन के ना भी हों तो लेकिन कम से कम पढ़ने वाले हों वो बेहतर है। क्लास में मोबाइल फ़ोन ऑफ रखना है।
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्या सेशन है, पहली सेशन और सबसे अहम सेशन, आपने मोबाइल के ऊपर लेक्चर्स नहीं सुनने, हालांकि मोबाइल पे लेक्चर प्ले हो सकते हैं। आपने लेक्चर सुनने हैं लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, रेगुलर स्पीड पे लेक्चर सुनना है, डबल स्पीड से लेक्चर सुनेंगे, सुना तो जाएगा, समझा नहीं जाएगा। डबल स्पीड पे जब आप लेक्चर सुनते हैं या 1.5 पे सुन लेते हैं, समझ नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट ये समझता है कि अगर उसने एक दफ़ा सामने लेक्चर प्ले करके देख रहा है और सुन रहा है, देख रहा है और सुन रहा है, तो चाहे 1 टाइम स्पीड हो, 1.5 टाइम हो या 2 टाइम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2 टाइम पे भी अगर अल्फाज सुने जा रहे हैं तो इसका मतलब लेक्चर कवर हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमारा लेक्चर जो होता है इसमें कुछ टेक्निकल कंसेप्ट होते हैं। दुनिया के किसी भी इंस्ट्रक्टर का जो लेक्चर होता है ना, उसमें टेक्निकल कंसेप्ट्स होते हैं। टेक्निकल कंसेप्ट्स को सिर्फ सुनना नहीं होता, समझना भी होता है। समझने के लिए हमारे ब्रेन को कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है, प्रोसेसिंग करने के लिए उसे टाइम चाहिए होता है। तो जितना टाइम एक कंसेप्ट को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होता है, अगर आप उससे पहले दूसरा कंसेप्ट दिमाग के ऊपर डाल देंगे तो पहले वाला कंसेप्ट पूरे तरीके से समझ नहीं आएगा। जब समझ नहीं आएगा फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिजिकल क्लास में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप चाहे भी तो स्पीड को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन में चूंकि ये ऑप्शन होती है मौजूद, लेक्चर की स्पीड बढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट्स टाइम बचाने के लिए इसको बढ़ाते भी हैं। तो याद रखिए, आपने हमेशा जो लेक्चर सुनना है वो रेगुलर स्पीड के ऊपर लेक्चर सुनना है, स्पीड नहीं बढ़ानी। स्पीड बढ़ाएंगे आपके क्वेश्चंस की तादाद भी बढ़ती जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज नहीं करना, डेली स्टडी। जो स्टूडेंट मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी अक्सर जब कोई स्टूडेंट, वैसे तो स्टूडेंट अपना डिसीजन अपनी जो भी प्रेफरेंसेस होती हैं या जो भी अपनी रूटीन होती है उसके मुताबिक खुद ही कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हमसे ये मशवरा लेने के लिए आए कि सर मुझे फिजिकली क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन की क्लास, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ उनके साथ। और एक क्वेश्चन क्या है कि क्या आप खुद से डेली पढ़ सकते हैं, यानी अपने ऊपर पाबंदी लगा के, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होके, सेल्फ रेगुलेटेड इन्वायरमेंट होके, क्या अपने ऊपर ये पाबंदी लगा सकते हैं कि मैं रोज़ का लेक्चर लाजमी लेना है? अगर आप अपने ऊपर ये पाबंदी लगा सकते हैं तो आप ऑनलाइन सिस्टम आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं फिजिकल की निस्बत। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ने वाले नहीं हैं, आप कहते हैं नहीं सर, अगर कोई जब तक हमारे कान खींचने वाला ना हो हम नहीं पढ़ने वाले, तो फिर आपके लिए फिजिकल क्लास बेहतर होती है। लेकिन बहरहाल फिजिकल क्लास अटेंड करना, मैं पर्सनली ये समझता हूँ, फिजिकल क्लास अटेंड करने के लिए आना ज़्यादा मुश्किल है ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की निस्बत। बहरहाल अपना अपना डिसीजन होता है, अपना अपना व्यू है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन में ये फैसिलिटी होती है तो आपने इसको मिसयूज़ नहीं करना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता रहा था, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आके बताते, कहते हैं पेंडिंग लेक्चर हो जाते हैं सर, पेंडिंग। हम कहते हैं जी सुबह का कहते हैं शाम को लेक्चर लेंगे, शाम को कहते हैं अगले दिन लेक्चर लेंगे, अगले दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली में 100 तरह की ऊंच नीच होती है कि फंक्शन वगैरह आ जाते हैं, उस वजह से लेक्चर आहिस्ता आहिस्ता पेंडिंग डिले। सिर्फ पेंडिंग लेक्चर एक प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन में इस वक्त स्टूडेंट फेस कर रहा है। अगर ये ना हो तो शायद ऑनलाइन सिस्टम जो है वो फिजिकल से ज़्यादा हो। बहरहाल लेकिन अगेन व्यूज़ डिफरेंट है। फिर ऑनलाइन में भी आपने, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी जब घर में पढ़ रहे हो, आप लोगों ने भी मोबाइल को साइड पे रखना है। मोबाइल छोड़ दे मेरे भाई, बता रहा हूँ अभी। ये कुछ रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज क्या हैं, किस तरीके से यूज़ होंगे, ये वन बाय वन जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट आगे चलेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। स्टडी मटेरियल अगेन कैप 4 की तरह यहाँ पे भी दो आपके पास ऑप्शंस हैं। आईकैप की ऑप्शन है, आईकैप का स्टडी टेक्स्ट होगा और इंस्ट्रक्टर हमारी कुछ बुक्स होंगी। दोनों में से जिसको चाहे ऑप्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो ये, आईकैप की बुक्स टेक्निकली करेक्ट होती हैं लेकिन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी गई होती हैं। हमारी कोशिश होती है स्टूडेंट लेवल पे आके कंसेप्ट्स को लिखा जाए, समझाया जाए। तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आपने इंस्ट्रक्टर वाली बुक को बाय कर लीजिएगा। इसमें से आपने याद करना है। याद कहाँ से करना है? इसमें से। इस मटेरियल से याद करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप समझते हैं आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वली ओके। आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं।
लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है याद यहाँ से कीजिए, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को रीड करते रहिएगा, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे कंसेप्ट्स आपके कवर हो रहे हैं, कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया। सिर्फ ये देखने के लिए आई कैप की बुक को रीड करना है, वरना कोशिश करनी है आपने कि याद यहाँ से करें इंस्ट्रक्टर बुक से, और रीड एक दफ़ा यहाँ से याद करने के बाद, कवर करने के बाद एक दफ़ा आई कैप की बुक को रीड कर लें, इंश्योर करने के लिए सारे कंसेप्ट कवर हो गए। ठीक है, बुक हमारी तकरीबन कोई 7 से 8 दिन के बाद अवेलेबल होगी, करंटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब तक बुक अवेलेबल नहीं है आपको जो भी नोट्स वगैरह ज़रूरी होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। फिर इसके बाद लेक्चर प्लान हमारा उसी तरीके से होगा, पहले जैसे क्लास में सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दिया जाए। देखिए आपके जो लेक्चर्स है ना, जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है कि आपके टोटल कितने लेक्चर्स होंगे, हर लेक्चर की ड्यूरेशन क्या होगी, कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर को हमने कितने टाइम में कितने लेक्चर में कवर करना है। ये सारी प्लानिंग हमने की होती है। डेली बेसिस के ऊपर जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा तो मैं घर से पहले प्लानिंग करके आता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाना है, और उसके बाद आपको असाइनमेंट में क्या क्या क्वेश्चन देने हैं। ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा क्लास से पहले। जैसे आज की क्लास से पहले ये एक छोटी सी पर्ची आपके साथ शेयर हुई होगी, ऐसा ही है। इसमें भी ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं लिखी, एक आधी चीज़ लिखी होगी, वो सिर्फ इस वजह से ज़्यादातर चीज़ों के आगे नन लिखा हुआ है, क्योंकि आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस नहीं हो रहा। लेकिन जब टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस होगा तो आपको पहले कंसेप्ट नज़र आ जाएगा, फिर उसके बाद रेफरेंस दिया जाएगा बुक्स का, जो आई कैप की बुक को फॉलो करना चाहिए उसका रेफरेंस भी मौजूद होगा, जो हमारी बुक में से याद कर रहे होंगे उसका रेफरेंस भी मौजूद होगा। रिटन असाइनमेंट खास तौर पे डेली बेसिस पे आपने चूंकि करनी है, इसीलिए रिटन असाइनमेंट आपको बता दिया जाएगा डेली बेसिस पे, आपने क्या लिख के, क्योंकि बाज़ का ज़बानी कलामी बताए ना तो हम क्वेश्चन कुछ और बता रहे होते हैं, स्टूडेंट कुछ और समझ रहा होता है, तो इसीलिए रिटन फॉर्म में आपको असाइनमेंट मिल जाया करेगी। फिर इसके बाद 1 बाय 1 जितने भी कंसेप्ट है, 1, 2 या 3 टीचर आके आपको क्लास में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेगा, दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे चेक पॉइंट लगाएंगे, साथ साथ इंश्योर करने के लिए कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर कि आपका क्वेश्चन होगा उसको हम आंसर करेंगे, और इस तरीके से एंड पे हम हमारा क्वेश्चन जो कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड में हमारी कोशिश होगी कि एक क्विक रिवीजन ज़रूर किया करें आखिरी 2 मिनट्स में। इस क्विक रिवीजन का फ़ायदा ये होगा कि पूरे लेक्चर में जो सबसे अहम काम की चीज़ें होंगी एंड में क्विकली 2 मिनट के अंदर सारी रिवाइज हो जाएगी। पहली रिवीजन आपकी क्लास में बैठे बैठे एंड पे हो जाया करेगी, ठीक है। लेकिन इस पे ना सम टाइम ये क्विक रिवीजन करवाना क्लास के एंड में मैं भूल जाया करता हूँ, तो अगर कभी मैं भूल जाया करूं तो आपने मुझे याद करवा देना है कि सर क्लास में एंड पे ज़रा क्विक रिवीजन करवा दीजिए, ताकि घर जाने से पहले ही हमारी एक दफ़ा रिवीजन हो जाए। पास पेपर की डिस्कशन 1 बाय 1 जैसे आपको होम असाइनमेंट दूंगा, अगले दिन पास पेपर की डिस्कशन भी होती रहेगी। आपकी कोर्स कंप्लीशन की एक्सपेक्टेड डेट है जुलाई 20 जुलाई। जी ज़रा एक दफ़ा चेक कीजिए सारी चीज़ें डिस्कस हो गई, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। यूट्यूब वाला आपको पता ही है क्या चक्कर है। यूट्यूब सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूट्यूब वाली ऑप्शन अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता है, देखें हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कोई स्टूडेंट किसी ऑप्शन की तरफ जाता है, कोई स्टूडेंट किसी ऑप्शन की तरफ जाता है। इस चीज़ों को डिस्कस करने का मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जो स्टूडेंट्स जो है ना उनको ऑनलाइन की तरफ खींच के लेके आऊँ, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हैं उनको पता चल जाए कि कैसे जो उनको सर्विस दी जाएगी वो यूट्यूब से डिफरेंट है। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा होता है कि क्लास में फ़र्ज़ कीजिए इन स्टूडेंट ने अगर फ़र्ज़ कीजिए 10,000 फीस दी है और इन स्टूडेंट्स ने 20,000 फीस दी है, 20,000 फीस दे के बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 10,000 वाला समझ रहा होगा कि मैंने कम पैसे दिए हैं, बल्कि हमेशा ये होता है कि 20,000 वाला समझ रहा होता है कि मैंने पैसे ज़्यादा दिए हैं। तो उसी तरह जब एक यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर मौजूद हैं, बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट कॉपी शॉपी करके तो वो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं वगैरह वगैरह,
तो ऑनलाइन के स्टूडेंट के जहन में आ सकता है कि यही लेक्चर तो वो 3,500 रुपये में मुझे किसी और जगह से मिल रहे थे, तो वही लेक्चर मैं 18-20 हज़ार दे के कॉलेज से क्यों लूँ। तो ये उस क्यों का आंसर है कि क्यों, यानी इसके बदले में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। देखिए लेक्चर सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं होते, एक कंप्लीट जो पैकेज होता है ना एजुकेशनल पैकेज, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये उसके फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लेक्चर, अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाह रहा, मुझे खुद भी मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन क्विकली बता रहा हूँ। आउटडेटेड लेक्चर आउटडेट हो सकते हैं, सिलेबस चेंज हो सकता है, सिलेबस चेंज ना भी हो पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है। और आपको ये मैं खास तौर पर बता दूँ, इससे मेरे जहन में आ गया, आई कैप का केस स्टडी का पैटर्न चेंज हो चुका है, सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुका है। इसी वजह से जो इस सेशन की बुक है ना उसको भी मैंने रिवाइज किया है, उसमें आप देखेंगे जो केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है ना वो डिफरेंट है। आई कैप की चूंकि केस स्टडीज़ की टेस्टिंग, अब ये जब खुद आप देखेंगे ना, चाहे अभी सैम्पल बेस पे, अभी आपको इतना समझ तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देख के अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप इस अटैम्प्ट की केस स्टडीज़ को कोई 3-4 अटैम्प्ट्स पहले वाली केस स्टडी के साथ कंपेयर कर लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। हालांकि सिलेबस में चेंज नहीं है, लेकिन आई कैप की टेस्टिंग में चेंज आ जाया करता है। अब वो चूंकि टेस्टिंग में चेंज आ चुका है, आप खुद से दोनों केस स्टडीज़ को देखें तो आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जान पाएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब जाहिर है जो टीचर्स होते हैं वो साल से ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं केस स्टडी करने की, करवाने की, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन में जहाँ पे इस लाइन में चेंज ला रहा है इसका सोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो आपके साथ शेयर हो जाता है। वो जाहिर है यूट्यूब में जो है वो पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक ही, यहाँ तो सिलेबस चेंज हो चुका होगा, सिलेबस चेंज नहीं भी हुआ तो उसका मेथोडोलॉजी पुरानी होगी, उसके मुताबिक लेक्चर होंगे, उसमें रिस्क फैक्टर आ जाता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब के लेक्चर इंटायरली यूजलेस होते हैं, ऐसा नहीं होता, वो यूजफुल ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनमें रिस्क फैक्टर बहरहाल रहेगा कि अगर उसमें से, आपको पता है आई कैप में अगर एक क्वेश्चन भी ऐसा आ गया ना जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए तो आप थोड़ा पास होना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, उनके ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। पैसे बचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पैसे बचाए नहीं जाते, बल्कि उन जगहों पे पैसे लगाने के लिए पैसे बचाए जाते हैं। अब जिन जगहों पे पैसे लगाने थे अगर वहीं पे ही पैसे बचा लिए जाएं तो फिर ज़ाहिर है, बहरहाल, लेकिन अगेन अपना अपना डिसीजन है। फिर एडिशनल स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। एडिशनल स्टडी मटेरियल आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा ये अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आप पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, और वैसे भी मैं पहले कमिट नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो चीज़ है जो एडिशनली आपके लिए है और आपके किस काम आएगी। इस सेशन में जो मेरा सबसे बड़ा एक टारगेट है, जो मैंने टारगेट बनाया है, वो एक प्रॉब्लम का हल निकालना है। प्रॉब्लम क्या है कि थ्योरेटिकल सब, जैसे मैं आपको बताया मेरे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल हैं, तो इसमें मेरा मतलब वर्क एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली अकाउंटिंग के, अपने ही काउंटिंग के कंसेप्ट के साथ अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को कंपेयर करूं तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स मुझे ये लगता है कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा एरिया। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, बच्चे आके कहते हैं सर हम जो याद करते हैं ना वो भूल जाता है। एक बड़ी कंप्लेन स्टूडेंट की होती है कि सर जो याद करते हैं, और ख़ास तौर पे जब 1-1.5 महीना गुजर जाता है उसके बाद शुरू वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल ही ज़हन से निकल जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कभी पढ़े ही नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम को हल करना है कि हम याद करेंगे और कोशिश करेंगे याद ऐसे तरीके से करें कि वो फिर भूले ना। ठीक है, अब वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये हम आगे स्टडी करेंगे जब, तो फिर आपके साथ शेयर करूंगा। अब जाहिर है जो इस तरह की जो भी टेक्निक होंगी, जो भी रिसोर्सेज वगैरह होंगे, वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे, हो भी नहीं सकते। फिर इंटरेक्शन विद टीचर नहीं होता। अगर आपको लेक्चर, जैसे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें लेक्चर देखते हुए कोई सवाल जहन में आए, वो फौरी तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर यूट्यूब वाले स्टूडेंट हुए वो टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वो किससे क्वेश्चन पूछेंगे, अपने जैसे ही किसी स्टूडेंट से, जो कैसा जवाब देगा वैसा ही जवाब देगा। नो टेस्टिंग एंड फीडबैक। टेस्टिंग याद रखिए आपके लिए सबसे अहम रिसोर्स होता है, टीचर्स के लिए भी, अपनी परफॉर्मेंस और स्टूडेंट दोनों की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए। यूट्यूब वाले लेक्चर पे टेस्टिंग ऑप्शन भी नहीं होती, और इलीगल अनएथिकल तो होते ही है जी। और देखिए कोई चीज़ तो नहीं रहेगी डिस्कस करने वाले, बस हो गया सारा कुछ। चेक पॉइंट, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए वन बाय वन।
किताब से पढ़ेंगे, तो सर ऐसी कोई चीज़ रह जाएगी जो उसमें अभी नहीं पढ़ी होगी? अगर स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अगर सर हम आपकी किताब से पढ़ेंगे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी जो आई कैप की बुक में हो और आई कैप की किताब में ना हो, आई कैप की बुक में हो और आपकी किताब में ना हो? इसका वन वर्ड आंसर है मेरे ओपिनियन के मुताबिक नहीं, हर चीज़ कवर्ड है। लेकिन आपने इसके ऊपर ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना। आपने, इसलिए मैंने आपसे कहा लेक्चर के दौरान में भी, आपने याद वही से करना है, लेकिन आई कैप की बुक को रीड ज़रूर करते रहना है कम से कम एक दफ़ा, ताकि पता चल जाए वहाँ की सारी चीज़ें कवर हो गई हैं कि नहीं हो गई। क्लियर मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। अगर किसी स्टूडेंट के पास प्रीवियस एडिशन है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछते हैं, सुन लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट के पास प्रीवियस एडिशन है, क्या उस प्रीवियस एडिशन को यूज़ कर सकते हैं? इसका जवाब है ये डिपेंड करता है आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या कि सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हैं। अगर आपने पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ा है और आपके पास पुरानी बुक है तो आपने उसी पुरानी बुक को यूज़ करना है, हरगिज़ नई किताब नहीं लेनी। जिन स्टूडेंट्स ने एक दफ़ा सब्जेक्ट्स पहले पढ़ा है उनके पास पुरानी किताब है, प्रीवियस एडिशन, वो उसी से तैयारी करेंगे। उसके ऊपर सारी नोटिंग की होती है, नोट्स की पॉइंट्स बनाए होते हैं। वो एक सफ़ा देखते हैं, पूरा कंसेप्ट जेहन में छप जाता है कि सर ने ये क्या मिसाल दी थी और इसके कंटेक्स्ट में क्या था। उन्होंने वही किताब यूज़ करनी है। हाँ, एक दफ़ा पूरे सेशन में किसी से नई एडिशन लेके कंपेयर कर लेना है कि इसमें कोई नया कंसेप्ट तो नहीं आ गया या क्या चीज़ नया क्वेश्चन तो नहीं है। एक दफ़ा बस कंपेयर करना है, ये 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। पूरे सेशन में एक दफ़ा ये काम कर लेना उल्टा। लेकिन अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, तो अगर देखें जहाँ पे आपने 20-22 हज़ार दे के कॉलेज की फ़ीस दी है, डेली बेसिस के ऊपर फिजिकल स्टूडेंट्स हैं, आ जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अलहदा, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, तो वहीं पे 500-600-700 से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेहतर है न्यू बुक लीजिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू बुक लीजिए, बेहतर है। किताब अपनी होनी चाहिए। अगर किसी दोस्त, कज़न वगैरह के पास किताब पुरानी है भी, चाहे उसने उस किताब को पढ़ के पास भी कर लिया है, तो ये ना समझिए ये बाबरकत किताब होगी, इसको जो भी पढ़ेगा पास हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए, न्यू स्टूडेंट है तो न्यू बुक को ही यूज़ कीजिए, और जब आप पास कर लें उस बुक को अपने पास रखिए। याद रखिए, तजर्बे की बात बता रहा हूँ, आपकी जो बुक आपने पास कर लिया ना सब्जेक्ट, आपके ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये CFAP लेवल पे काम आएगी, एडवांस लेवल का जब सब्जेक्ट होगा। मेरा एक टॉपिक था, हमारा एक सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट है MFA CAF 6, उसमें 2-3 टर्म्स पहले एक टॉपिक हुआ करता था स्टैट का। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि स्टैट के कुछ टॉपिक है, मुझे ज़रा बता दो, समझा दो, ये क्या है। बड़ा अरसा पुराने भूल गए थे। उसने कहा अच्छा अभी समझाता हूँ। अपने स्टूडेंट लाइफ की तकरीबन कोई 15 साल पुरानी बुक्स लेके आया, नोट्स लेके आया और उसने सामने रख दिए, और फिर ऐसे फिंगर टिप्स, हालांकि कई सालों बाद देख रहा था, फिंगर टिप्स में उसने चीज़ें थी, और स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें जो होती हैं ना वो किसी और तरीके से ईजी करके लिखी होती हैं। वो जैसे जैसे देखा मुझे भी समझ आना शुरू हो गया। तो याद रखिए, हालांकि जिस वक्त उसने 15 साल पहले इस सब्जेक्ट को पास किया था, उसे तो नहीं अंदाजा था कि 15 साल बाद किसी ने उससे ये टॉपिक के बारे में पूछना है और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसकी अच्छी आदत थी, उसने अपना सारा स्टडी मटेरियल संभाल के रखा। आसान नहीं होता, ज़ाहिर है पूरी जगह चाहिए होती है, स्टोरेज कास्ट होती है, लेकिन उसने संभाल के रखा और काम आ गया। ठीक है, तो आपका ख़ास तौर पे CAF 7 आगे चल के CFAP लेवल पे CFAP 2 बनेगा, एडवांस लेवल का। तो इसमें जो कुछ आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो किताब आपकी तैयार होगी, नोट्स होंगे, नोट्स ना भी सही, कम से कम किताब ज़रूर आपने संभाल के रखनी है, इंशाल्लाह हायर लेवल पे ज़रूर काम आएगी। और वो स्टूडेंट इंतहाई बेवकूफ़ होते हैं जो सब्जेक्ट को पास करने के बाद अपनी बुक्स दूसरों को दे देते हैं। इंतहाई, मेरा ये ख्याल है पर्सनली, डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन मेरा ज़रूर। तो इन शॉर्ट, अगर आप रिपीटर हैं, आपने पुरानी बुक यूज़ करनी है जो आपके पास है, नई बुक नहीं बाय करनी, नई बुक नुकसान देगी उनको। और अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो फिर नई बुक को ही यूज़ करना चाहिए, किसी और की बुक को इस्तेमाल ना करें, बेहतर है। जी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें। और कोई? जी
कल छुट्टी है 23 मार्च। कल 23 मार्च की छुट्टी कॉलेज की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कोई? नहीं सर, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। सर आप ही नहीं नहीं मैं नहीं कल अच्छा कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है छुट्टी होनी चाहिए। कि कल छुट्टी होनी चाहिए? मैं वैसे वोटिंग करवा रहा हूँ। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कल क्लास होनी चाहिए? क्लास वाले ज़्यादा हैं। कल क्लास होगी जी इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।